नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश इस वक्त एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना से जंग लड़ रहा है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, अस्पताल की किल्लत है, वैक्सीन की भी किल्लत है। मरीज सांसों के लिए तड़प रहा है और तीमारदार उसका इंतजाम करने में परेशान है। लेकिन इन सब को भूलकर राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं। सांसों की जंग में एक जंग पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई है। वैक्सीन को लेकर यह जंग है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर यह जंग है। एक दूसरे पर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऐसे वक्त में जब देश वैक्सीन की मांग से जूझ रहा है, उसकी कमी देख रहा है, सरकार विदेशों में वैक्सीन क्यों भेज रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि भारत की ओर से पड़ोसी देशों को मदद के लिए वैक्सीन भेजी गई क्योंकि पड़ोसियों को सुरक्षित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी गलत सूचना फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 6.63 करोड़ वैक्सीन की खुराक विदेशों में निर्यात की, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। ये विपक्ष के आरोप हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि दिल्ली को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, कोवैक्सीन नहीं मिल रही है, जिसके चलते 100 से ज्यादा सेंटर बंद करने पड़े हैं। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था, वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। कल तक 11 मई 2021 तक लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन, 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए थे, हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। इसको लेकर काफी घमासान रहा कि आखिर ये क्यों भेजे गए। हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी थी, इनको भेजना नहीं चाहिए था। अपने बच्चों को पहले वैक्सीन करना चाहिए था, बाद में लोगों को देना चाहिए था। देखिए, ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो 2 कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1 करोड़ 7 लाख आसपास वैक्सीन भेजा गया है, यह एड के रूप में भेजा गया है। एड मतलब मदद, एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था क्योंकि वो लायबिलिटी है। जहां तक एड का सवाल है, हमने लगभग, जैसा मैंने कहा, 107 लाख, 1 करोड़ और कुछ वैक्सीन हमने बाहर भेजे हैं। किसको मुख्यतः हमने एड दिया? हमने एड दिया है अपने नेबरिंग 7 देशों को। दूसरा है जो एड में मैंने कहा 107 लाख, 1 करोड़ समथिंग, 78 तो हमने इनको दिया। बाकी 2 लाख डोजेस हमने किसको दिए? हमने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग फोर्स होता है, हमने उसको दिया है। अब आते हैं, ये जो एड दिया गया, ये कुल मिलाकर जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हुआ उसका 16% था, अर्थात लगभग 1 करोड़ डोजेस। बाकी जो 5.5 करोड़ डोजेस हैं, लगभग 84% जो है, वो क्यों बाहर भेजा गया? वो एड नहीं है, वो ग्रांट नहीं है, वो कोई सहायता नहीं है, वो लायबिलिटी है, वो कंपल्शन है। 2 प्रकार की लायबिलिटीज होती हैं, एक है कॉमर्शियल लायबिलिटी और दूसरा है लाइसेंसिंग। अब सरकार के ऊपर उठे सवालों पर पलटवार हो रहा है। बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं है। आम आदमी पार्टी का वैक्सीन का वादा झूठा है। 34 लाख वैक्सीन की डिमांड की थी, ये मैं पहले बता चुका हूं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है
उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। 45 से ऊपर वालों को लग रहा था, आपने उनको बंद क्यों किया, ये समझाइए। आपने क्या 45 से ऊपर वाले सबको वैक्सीनेट कर दिया है दिल्ली में? नहीं किया ना। मरने वाले सबकी संख्या 45 से ऊपर वाले लोग हैं, क्योंकि जो युवा होता है, थोड़ा साइंस समझिए। मेरे को नहीं पता सिसोदिया जी ने क्या पढ़ाई किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो विज्ञान ही पढ़ा होगा अगर IIT गए हैं तो उनको पता नहीं है कि कुछ इम्यूनिटी की चीजें होती हैं, कुछ यूथ के साथ कनेक्टेड होती है, कुछ आपका वायरल लोड होता है, लड़ने की क्षमता होती है। तो ज्यादातर 45 से ऊपर वाले लोग जिनकी डायबिटीज कई बार शुरू हो रही होती है या उनको पता भी नहीं होता, उन लोगों को सबसे ज्यादा कंटेजियस डिजीज का डर होता है। तो 45 से ऊपर वाले लोग अगर सब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लोड कम हो जाएगा। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता पुलकित नागर जुड़ गए हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पुलकित, दिल्ली सरकार का जो रुख है वो भी हमने दर्शकों को सुनाया और जो बीजेपी कह रही है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं, वो भी हमने सुनवाया। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या दिल्ली वासियों को वैक्सीनेशन का लाभ मिल रहा है? क्या वैक्सीन सही मात्रा में उन तक पहुंच रही है? क्योंकि कहना यह है कि वैक्सीन की कमी की वजह से 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स को करीब बंद करना पड़ा है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर हम 18+ वालों के वैक्सीनेशन सेंटर्स जाने तो वो करीब 350 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के मिलाकर 350 वैक्सीनेशन सेंटर बैठते हैं। अब दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है और साथ ही उसने जो आज रिपोर्ट दी है उसमें भी ये साफ कर दिया है कि 18+ वालों के लिए जो कोवैक्सीन थी अब वो 0 है, यानी कि स्टॉक 0 है। अब उनके पास कोई स्टॉक किसी भी दिन का नहीं बचा है। तो ऐसे में 100 से ज्यादा सेंटर बंद करने पड़ेंगे, यानी कि सिर्फ अब वैक्सीनेशन का काम 18+ के लिए 250 सेंटर्स पर होगा। कोविशील्ड के लिए 9 दिन का स्टॉक अभी दिल्ली सरकार के पास में है। वहीं 45+ वालों के लिए देखें तो कोवैक्सीन के लिए 4 दिन का और कोविशील्ड के लिए 3 दिन का स्टॉक उनके पास में है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, पूरा जो विवाद है, वो 18+ वाले लोगों के लिए है। कोविशील्ड जो कि दिल्ली सरकार को खुद खरीदी थी, कोवैक्सीन जो दिल्ली सरकार को खुद खरीदी थी, जिसका जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहते हुए किया था कि 1,34,00,000 डोज का ऑर्डर दिल्ली सरकार करने जा रही है। उसमें करीब 60 लाख से ऊपर की डोज कोवैक्सीन की थी जो उन्हें नहीं मिल पा रही है। ये लेटर कंपनी की तरफ से आया, जिसके बाद में विवाद खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, विवाद कई सारे हैं। विवाद वैक्सीन को लेकर है, विवाद ऑक्सीजन को लेकर है, लेकिन इन सब के बीच भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका पुलकित इस पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर का हम जल्दी से रुख कर लेते हैं। कोरोना पर पीएम मोदी को विपक्ष के 12 दलों ने लेटर लिखा है। मुफ्त वैक्सीनेशन समेत 9 सुझाव इसमें दिए गए हैं। बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति महीना देने की मांग की गई है इस लेटर में। सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला के भी इस पर सिग्नेचर हैं। तो विपक्ष की ओर से ये लेटर लिखा गया है। सरकार को 6,000 रुपए प्रति महीने बेरोजगारों को देने की मांग की गई है। 12 दलों ने मिलकर ये लेटर लिखा है। सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला के इस पर हस्ताक्षर है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसको कोरोना मैनेजमेंट में, कोरोना से जो पीड़ित है उनके इलाज में लगाया जाए। तो इस वक्त की अहम खबर, मुफ्त वैक्सीनेशन के साथ ही 9 सुझाव इसमें दिए गए हैं। पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि बार बार साइंटिस्ट, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो वैक्सीनेशन को तेज करना पड़ेगा। लेकिन हालत यह है कि वैक्सीन की किल्लत है देश में और इसी को लेकर कई सुझाव भी आए हैं। वैक्सीनेशन
कि तीव्रता इसीलिए तभी बढ़ाई जा सकेगी जब वैक्सीन हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन वो कैसे होगा। हमारे साथ दो मेहमान इस बीच जुड़े हुए हैं। सचिन भल्ला आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़ गए हैं हमारे साथ, और शिवम छाबड़ा बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम छाबड़ा, सबसे पहले मैं आपके पास से आती हूं, और चूंकि कई राजनीतिक दलों ने, 12 विपक्षी दलों ने ये चिट्ठी लिखी है और पीएम मोदी से मांग की है, केंद्र सरकार से मांग की है कि पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सेंट्रल विस्टा में जो पैसा खर्च हो रहा है उसे कोरोना मैनेजमेंट में लगाया जाए, 6,000 रुपए प्रति महीने भत्ता दिया जाए बेरोजगारों को। ये सुझाव विपक्ष दे रहा है, आपकी सरकार क्या सोच रही है इस पर? कुंभकर्ण की नींद सो करके जागी है विपक्ष पार्टियां। मुझे लगता है कि जितनी शायद मांगी उन्होंने करी है अपनी चिट्ठी के अंदर में, मैं भी उसी को पढ़ रहा था। मुझे लगता है 90% मांगे तो और लगातार सरकार उस पर काम ही कर रही है। तो मुझे लगता नहीं कोई नई बात उन्होंने कही है, कि केवल डेविएट करने का एक तरीका है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना एक व्यवहार विपक्ष का लगातार इस पूरे कोरोना काल में रहा है, विश्वास मानी है, बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है कि सकारात्मक रूप से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अगर विपक्ष खड़ा रहता तो शायद उसके अंदर उनकी भी गरिमा का ध्यान रहता और शायद उनकी भी इज्जत बढ़ती। पर दुखद है, और मुझे लगता है कि अगर और अच्छी तरीके से वो सरकार के खड़े होते तो शायद उनकी भी इज्जत होती, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अभी आपने दूसरी बात कही कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के ऊपर में राजनीति हो रही है, आप विश्वास मानिए, मुझे नहीं लगता कि शायद अभी संबित पात्रा जी की आपने बात सुनी और शायद उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बड़ी खुले तौर पे उन्होंने पूरी बातचीत को सबके सामने रखा कि क्या कमर्शियल लायबिलिटी थी, क्या हमारी दिक्कतें थी, क्या परेशानियां थी, और खासकर हिंदुस्तान के जो पड़ोसी देश हैं उनको देने के पीछे हमारी क्या सोच। ठीक है, लगातार मैंने कहा ना, मिसमैनेजमेंट। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास में शिवम छाबड़ा जी, लेकिन कई गंभीर आरोप आपने इसी बीच लगा दिए हैं विपक्ष पर। आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली में, और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के बीच में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वो जनता देख रही है। वैक्सीन की किल्लत भी देख रही है, ऑक्सीजन मैनेजमेंट किस तरीके से अब तक होता रहा, हालांकि उसमें सुधार देखा गया है, लेकिन उसको लेकर जो झगड़ा छिड़ा हुआ है वो भी हम सबने देखा। सचिन भल्ला जी, दो बहुत महत्वपूर्ण आरोप आप पर लगा रहे हैं शिवम छाबड़ा। एक तो जो विपक्ष की ओर से चिट्ठी लिखी गई है वो गैर जिम्मेदाराना है, एक ऐसे दौर में जब सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ये बात बार बार की जा रही है। जेपी नड्डा साहब ने भी एक चिट्ठी लिखी थी और उसका लबुलवाब भी यही था। आखिर क्यों आप लोग इस तरीके से बार बार सरकार को टारगेट कर रहे हैं, कैसे वक्त में जब साथ चलना चाहिए? और दूसरी बात, ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर जो जिक्र किया गया है बीजेपी की ओर से कि पहले से ही वादा किया गया था भाई कुछ देशों को, तो कैसे नहीं देते, उन तक वैक्सीन पहुंचाना जरूरी था, लाइबिलिटी थी, अब उस पर भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पहले मेरे एक बीजेपी के प्रवक्ता जी को मुझे लग रहा है ये खुद सोए हुए हैं और इनको कुछ भी नहीं पता, और ये आके टीवी चैनल पे बैठ गए हैं। इन्होंने काफी जमीनी हकीकत जो है वो मीडिया के माध्यम से ही देख लेना तो शायद इनकी आंखें खुल जाएं। दूसरी बात, जब आपने बोला कि संबित जो भी पात्रा हैं उन्होंने जो भी वर्ड बोले, ये देखिए कि दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेके 350 केंद्र जो खुले हैं वो किस लिए खुले हैं? और आपके माध्यम से मैं पूछता हूं कि एक एक जाके दिल्ली के किसी भी मरीज से पूछो, और किसी भी जो टीकाकरण के लिए गए हैं, टीका केंद्र गए हैं, उनसे पूछो कि कैसी सुविधा मिल रही है। दिल्ली की गवर्नमेंट पागल नहीं है कि आपको जाके हाथ फैला के बोल दिया हमें पहले ऑक्सीजन दे दो, फिर कह रहे जी हमें टीका दे दो, कभी कहते हैं दवाई दे दो। तो आप ये बताओ कि वो अपने घर के लिए थोड़ा हम मांग रहे हैं, हम खुद कहते हैं कि हम मिलकर चलना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार हमारे साथ क्यों नहीं मिल रही? आज 18 राज्य में इन्होंने ऑक्सीजन मांगी, इन्होंने 17 को जो टैक्स उससे सीमा से ज्यादा दी, और सिर्फ दिल्ली है जिसने 978। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसमें भी आप लोग मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पहले ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि दिल्ली को कम जरूरत है, अगर दिल्ली को हम ज्यादा दे देंगे तो बाकी राज्यों को कमी पड़ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद 700 टन का जो मांग है उसकी पूर्ति की जा रही है। लेकिन अब कहना है बीजेपी का, अरे सर सुन तो लीजिए, आप लोग सुन तो लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मसला है, सुन तो लीजिए एक बार।
आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से हो रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन अगर सुनने की भी क्षमता इस ऐसे घड़ी में आप लोग नहीं रखते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल है सर। एक सेकेंड, सचिन भल्ला जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं शिवम छाबड़ा जी के पास जाऊंगी। सवाल ये है, कहा जा रहा है कि आप लोग मैनेजमेंट नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। पहले ये कहा गया कि अगर दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन दिया गया तो बाकी राज्यों में कमी हो जाएगी, लेकिन फिर आपकी मांग को पूरा किया गया। अब बार बार यही कहा जा रहा है दिल्ली बीजेपी की ओर से खासतौर से कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ज्यादा मांग कर रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपके टीवी के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि अभी डिप्टी सीएम साहब ने बोला कि 6.5 करोड़ इन्होंने जो इंजेक्शन बाहर एक्सपोर्ट किए। मैं वही कहता हूं कि घर में हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम दान बांट रहे हैं। ये पहले इनको खुद देखना चाहिए। आज वो कह रहे हैं दिल्ली, बॉम्बे और भी कई राज्य है 6.5 करोड़ में डबल वैक्सीन लोगों तक पहुंच सकती थी। इन्होंने पहले उनको बांटना। जी, हमने अभी संबित पात्रा ने बोला कि जी हमने उनको एज ए ब्रदर दिए, हमने वो ऐसे किया है वैसे किया है। उनको पूछो जी, पहले बाहर वाले को देखोगे, जो हमारे भारत के अंदर नौजवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बहनें बेटियां सब मर रहे हैं। वो कल को आपको अपने आने वाले टाइम में ठीक है। ये तो शिवम छाबड़ा जी, कुल मिला के 2 सवाल। एक सेकंड, ठीक है सर, आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अब शिवम छाबड़ा जी, 2 सवाल मैं आपके सामने रख रही हूं। एक तो वैक्सीनेशन को लेकर के है कि वैक्सीन, मनीष सिसोदिया ने जैसा कहा कि जिन देशों को भेजा गया है उसमें से 60% देश ऐसे हैं जहां पर खराब स्थिति नहीं है, उतनी खराब स्थिति नहीं है जितनी भारत के अंदर है, फिर भी भेजा गया। और दूसरा, जो चिट्ठी लिखी गई है विपक्ष की ओर से, सेंट्रल विस्टा का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो कोरोना के इलाज में खर्च किया जाए। इस पर क्या जवाब देंगे आप? ये पहला प्रश्न की वैक्सीनेशन का जो आपने मुझसे पूछा, सरकार एक बार नहीं बार बार इस बात को कह चुकी है कि हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी राज्य को, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, दक्षिण भारत, कहीं कहीं सुन लीजिए ना भल्ला जी, आपकी बात सुन लिया, आपका ज्ञान हमने प्रवचन सुन लिया, आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए, अरविंद केजरीवाल मत बनिए। तो दिल्ली की स्थिति, दिल्ली की बुरी स्थिति का करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को जाता है। आप लोग प्रबंधन लगते नहीं कर पाते हैं, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। फिलहाल बनी हुई है, दिल्ली की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है कि कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आम जनता ये चाहती है कि उसकी सुनी जाए। सुनवाई कहां पर है? बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं कोरोना के खिलाफ देश को। जो रामबाण दवाई मिल गई है उसका जिक्र है। डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डी कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाया है। आखिर वो देखने में कैसी है? 2DG दवाई का पाउडर कैसा दिखता है, इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और बताएंगे भी कि इसकी कीमत बाजार में क्या होने वाली है। 2DG दवा को कोरोना के खिलाफ एक रामबाण माना जा रहा है, जो वायरस की सेल में जाकर उसकी वृद्धि रोक देती है, जिससे मरीज को जल्द आराम मिल सकता है। अजीत श्रीवास्तव इसी खबर पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजीत, कितनी कारगर होगी ये दवाई और अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन इसको लेकर? बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात करें तो काफी कारगर है, लंबा इंतजार है, क्योंकि अभी तक किसी के पास ये जो इंडिया न्यूज आज सबके सामने पेश कर रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है कि ये ऐसा ही मेडिसिन होगी जो मार्केट में आएगी। अभी जो ट्रायल रन है तमाम तरह से, हम कहें तो डीआरडीओ में भी अभी जो कल शाम में ये मेडिसिन पहुंची है और तमाम ये सीवियर पेशेंट को दिए जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम ट्रायल रन हुए सक्सेसफुल रेट रहा है। उसी बात से ये तमाम जो सीवियर पेशेंट को दिया जा रहा है उससे ऑक्सीजन की क्षमताएं जो हैं वो सही हो जाती है। जो बॉडी में लगातार ऑक्सीजन गिरता चला जाता है, जो 85-90 तक हो जाता है, उसको ये कंट्रोल कर देती है। महज 5 से 7 दिनों में जो इंसान होता है कोविड का घिरा हुआ मरीज यानी बीमार मरीज, वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आ जाती है। तो ये काफी रामबाण है और ये जो तस्वीर आपको इंडिया न्यूज में दिख रहा है काफी अहम है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ही पाउच, अगर आप कोविड से भगवान न करे कि ये किसी को हो, लेकिन अगर कोई भी ग्रसित अगर हो जाता है तो ऐसे ही पाउच का उसे सेवन करना पड़ेगा, वो भी खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने से 1 घंटे बाद। ये अगर आप सेवन करते हैं तो आप भी आसानी से इस कोविड की जंग से जीत सकते हैं, आराम से इस कोविड की महामारी को हरा सकते हैं। तो ये जल्द ही, अब हम कहेंगे तो बहुत जल्द मार्केट में इसे लॉन्च किया जाएगा। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको किसी को नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इसकी कोशिश यही रहेगी कि डॉक्टर रेड्डी पैथ लैब से लगातार डीआरडीओ के तमाम साइंटिस्ट
संपर्क में हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि ये दवा का फार्मूला हम लोग ने दिया है, बनाया है, इसलिए इसका रेट भी कम होना चाहिए। जैसे तमाम लोग, जो लोग आम जनता है, जो इस कोविड की वजह से शायद पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे, लेकिन कम से कम जो अपने लोग को खो चुके हैं वो दोबारा इस बीमारी की वजह से खो ना पाए, इसलिए इसका दाम भी ऐसा रखा जाएगा जिससे आम आदमी की जेब में भारी ना पड़े, आम लोग भी इसे आसानी से खरीद सके, वो भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ, क्योंकि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी बहुत जरूरी है जब ये आप दवा लेने जाते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे राज्य इस किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में ये जो दवाई है वो बहुत कारगर साबित हो सकती है। ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए, मरीजों की जान बचाने के लिए ये दवा कारगर है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। महामारी के दौर में अस्पतालों की बदइंतजामी और मनमानी की खबरें आप रोज देख सुन रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं मिलने, जगह मिल जाए तो इलाज नहीं मिलने की वजह से न जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं। ज्यादातर मामलों में लोग बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में पैसों की जो लूट मची हुई है वो इस आपदा के दौर में कहीं ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। एक यूट्यूबर राहुल बोरा ने अस्पताल के भीतर से वीडियो जारी किया, सोशल मीडिया पर लिखा अगर ढंग से इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। इसी तरह बदइंतजामी और अस्पतालों के लालची रवैये की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई है, वो लोग जो बचाए जा सकते थे। इसीलिए इंडिया न्यूज की आपसे अपील है कि आप अपने अधिकार अच्छी तरह से समझिए। अस्पताल अगर इलाज करने से मना कर रहे हैं, भर्ती करने से मना कर रहे हैं, अगर अंधाधुंध पैसों की आपसे मांग कर रहे हैं, भर्ती के बाद भी मरीजों को जरूरी इलाज नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपके पास अधिकार हैं। आप अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं, कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। अगले आधे घंटे तक एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल हमारे साथ रहेगा, आप उन्हें गौर से सुने, क्योंकि इंडिया न्यूज ये चाहता है कि आप गांव में, शहर में, जहां कहीं भी हो, कोरोना चूंकि हर जगह पांव पसार रहा है, आपके लिए अपने अधिकारों का जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने आज का ये डिस्कशन आपके लिए रखा है। कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूं। तरुण नागिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर, स्पेशल प्रोजेक्ट ITV ग्रुप, आपका बहुत स्वागत है। गगन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही डॉक्टर DS राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में, चेयरमैन सर गंगाराम हॉस्पिटल, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत में तरुण नागिया जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि आप रिसर्च करते रहे हैं इस पूरे मामले पर, और ऐसे कई खबरें हमने दिखाई है दर्शकों को, और अब तो उसकी पूरी फहरिस्त बन गई है, देश के अलग अलग इलाकों से आ रही है, जहां पर लोग जाते हैं अस्पतालों में, लेकिन अलग अलग तरह के रीजंस देकर उन्हें लौटा दिया जाता है, भर्ती नहीं किया जाता है। बहुत गंभीर परिणाम इसके होते हैं। मरीजों के क्या हक हैं इस मामले में, और अस्पताल किन परिस्थितियों में इनकार कर सकते हैं मरीज को भर्ती करने से? अनिल, देखिए, इसमें 2-3 चीजों को ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त अस्पतालों पर एक इस तरह का बोझ है जो उन्होंने भी कभी नहीं देखा है। बहुत सारे डॉक्टर अस्पताल में आने से मना कर चुके हैं, उनको भी डर लगता है कोविड का। तो ऐसा नहीं है कि अस्पतालों में सारे जितने उन्होंने भर्ती किए थे डॉक्टर्स वो भी आ रहे हैं। उस स्थिति में जितनी उनकी क्षमता है, जितने लोगों को वो ले पाए उनको वो लेना चाहिए। बट कई चीजें हमको सुनने में आती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बेड खाली रखे जाते हैं और फिर भी लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है। उन कारणों में DM जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के, वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। और हमने देखा भी है कि जब हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद कहते हैं कि नहीं है, या ऐसी भी कोई एलिगेशंस आते हैं, तो DM उस पर एक तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। और इस देश में हर प्रकार के अस्पताल है, काफी एक तरीके से अच्छा सेवा देने वाले अस्पताल है, और कुछ अस्पतालों में धांधलियां भी आती हैं। जैसे हर डिपार्टमेंट में चीजें होती हैं, सरकारी में भी, प्राइवेट में भी, अस्पताल में भी हर प्रकार के अस्पताल होते हैं, और एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल अलग होता है। उस हिसाब से एक तरीके से उनका रिएक्शन आता है। और अगर कोई आपके पास बेड खाली है और आप फिर भी कोई VIP मरीज आने वाला है, या अगर आपको ऐसी उम्मीद है कि कोई हाई पेइंग मरीज, क्योंकि इस बार क्या है कि बोली लग रही है कि लोग रिजर्व कर रहे हैं अपना बेड अस्पताल में कि मुझे अगर मेरी सिचुएशन गंभीर हो जाए तो मुझे बेड चाहिए। उस स्थिति में एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है कि जो समृद्ध है, जिसके पास पैसा है, उसी को बेड मिल पाएगा। ये नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जो DM है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है।
अस्पतालों का और प्रशासन का एक नेक्सस चलता है, दवा कंपनियां भी उसमें, दवा की दुकानें भी उसमें शामिल है। इस पर हम बात हमेशा से करते आए हैं, लेकिन आज महामारी के दौर में ये एक ऐसे मर्ज की तरह सामने आ रहा है जिसकी वजह से और जाने जा रही है। महामारी तो जाने ले ही रही है इस नेक्सस की वजह से और इस रवैये की वजह से, कई निजी अस्पतालों के लालच की वजह से, बदइंतजामी, लापरवाही की वजह से और मौतें हो रही हैं। गगन कुमार जी, बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट का था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि कई ऐसे अस्पताल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वेबसाइट पर अगर जाइए वहां पर बेड्स की संख्या अगर आप देखिए तो अवेलेबल है, लेकिन जब कॉल कीजिए उन अस्पतालों में तो मना कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे पास कोई बेड अवेलेबल नहीं है, हम भर्ती नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में मरीज के, उनके तीमारदारों के क्या अधिकार हैं और क्या कोई अस्पताल ऐसा कर सकता है कि वो मना कर दे कि हम भर्ती नहीं कर सकते? जी धन्यवाद। ऐसा ही कुछ सिमिलर केस दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग के दौरान भी हुआ था कि जब कोर्ट ने फोन करा था और हाई कोर्ट ने फोन करवाया अपने स्टाफ से हियरिंग के दौरान ही, और हॉस्पिटल से आया कि नहीं साहब हमारे पास कोई बेड अवेलेबल नहीं है, जबकि वकील साहब उस टाइम दलील दे रहे थे कि लगभग इतने बेड अवेलेबल हैं। बहरहाल जहां तक हेल्थ केयर की बात है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत कई बार उच्चतम न्यायालय कई फैसलों में इसे बोल चुका है कि ये मूलभूत अधिकार, और चूंकि ये मूलभूत अधिकार है तो इसे मना नहीं करा जा सकता। तो कोई भी अस्पताल नॉर्मल सिनेरियो में भी और इस समय जब जो कठिनाई का दौर से हम गुजर रहे हैं, किसी भी वजह से कोई भी अस्पताल मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, इसे और तो ये तो संवैधानिक अधिकार है। हम ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आया था, उसका भी मैं जिक्र करूंगी, लेकिन डॉक्टर DS राणा साहब, मैं आपका रुख करती हूं। आप चेयरमैन हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के। अभी जो तरुण नांगिया जी ने कहा कि हॉस्पिटल्स पे भी बहुत बर्डन है अभी और इस बात में बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, और डॉक्टर्स जो हैं वो कितनी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, अपनी जान पर खेल कर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उसके लिए उनको सैल्यूट पूरा देश कर रहा है। लेकिन ये बात डॉक्टर्स की नहीं है, ये बात अस्पताल प्रबंधन की, अस्पताल मैनेजमेंट की है जो हम यहाँ पर उठा रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन क्यों है कि यूट्यूबर राहुल वोरा ने एक वीडियो पोस्ट किया, आपने अपनी मौत के एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भी लिखा कि इलाज नहीं मिल रहा है, ठीक तरीके से उनकी देखभाल नहीं हो रही है, बहुत ही बुरी स्थिति है, और अगले दिन उनकी मौत हो जाती है। इस तरह की कंडीशन में आखिर क्यों मरीज ये ना सोचे कि उसके साथ छल हो रहा है? डॉक्टर DS राणा, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर शुभ्रा, मैं यहाँ पर एक छोटा इंटरवेंशन करना चाहूंगा। शुभ्रा, मुझे जी बोलिए। अब मैं हम कनेक्ट करने की कोशिश करें डॉक्टर राणा को, तब तक तरुण जी आप अपनी बात रखिए। हाँ, मुझे शुभ्रा ये कहना है कि आजकल एक नया प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं कि अगर अस्पताल का बिल 15 लाख रुपए आता है कोरोना के कोई मरीज का, उसको वो पूरा पैसा कैशलेस में मिलता नहीं है। बहुत बार पेशेंट्स को एक तरीके से कुछ पैसा मिलता है पर बाकी पैसा उनको देना पड़ता है मरीज को। उसमें एक लीगल प्रॉब्लम पैदा ये होती है कि आप जब इस देश का लोअर मिडिल क्लास आदमी इंश्योरेंस लेता है तो इस भरोसे के साथ लेता है कि अगर मैं अस्पताल जाऊंगा तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये जो वादा है वो तब टूट जाता है जब इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि नहीं, आपके ट्रीटमेंट पे ये हम कवर नहीं करेंगे, ये हम कवर नहीं करेंगे, और 15 लाख के बिल का हम केवल इतना ही दे पाएंगे। इसका मैं इनफैक्ट अनुरोध करूंगा गगन कुमार जी से आपके द्वारा कि वो दे पाए कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरे को क्या एक तरीके से सरकार या कानून से मुझे क्या मदद मिल सकती है, बिकॉज काफी सारे लोग फंसे हैं इसमें। गगन जी ये बहुत ही जो आजकल के समय में ये समस्या आ रही है कई लोगों के सामने, इसमें आपको एक बात समझनी होगी कि एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज अमाउंट कितना है, और फिर उस कवरेज अमाउंट में रूम चार्जेस, कंज्यूमेबल और कई प्रकार के ब्रेकअप होता है, और वो लिमिटेड होता है। तो जब आप अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, हालांकि कठिनाई का समय होता है, लेकिन उस समय अगर हम ये जांच कर सकें अपने इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू या एजेंट के थ्रू कि मेरी लिमिट कितनी है इस बीमा की पॉलिसी में,
और उसके अनुसार अगर हम कमरा लें तो आपको लगभग एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि साहब मुझे कितनी कवरेज मिलेगी। लेकिन ये समस्या फिर भी रहेगी कि मान लीजिए कि आपने ले लिया कमरा जिसका किराया है 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, और इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज के हिसाब से आपको मैक्सिमम मिल सकता है 2,500 रुपए। तो जो डिफरेंस है वो इन मेनी केस आपको देना पड़ेगा। तो इस भ्रम में रहना कि मैंने बीमा ले लिया है, मेरे को 1 रुपया भी नहीं देना होगा, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। जब तक कि अगर आप उस दायरे के अंदर है, मान लीजिए जो अभी उदाहरण दिया मैंने कि 2,500 रुपए तक का आपका कवरेज है, लेकिन अगर आपको जो कमरा आपने लिया वो 1,500 रुपए तक का है, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं देना होगा, तब इंश्योरेंस कंपनी पूरा उसका ध्यान रख लेगी। लेकिन अगर वो लिमिट के बाहर गया तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसके आगे नहीं देगी। ये टेक्निकलिटीज है मुझे लगता है तरुण जी, जिसकी वजह से कई बार आम आदमी मार खा जाता है। ये टेक्निकलिटीज हैं। जी तरुण जी। गगन, शुभ्रा, मैं आपको और एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा जी। अगर आप देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसपे गगन जी विस्तार से बता पाएंगे कि अगर आप हॉस्पिटल से अपना पेशेंट को डिस्चार्ज देना चाहते हैं और आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो एक तरीके से वो पेशेंट को रोका नहीं जा सकता है। इसमें मेरी एक वकील से कल सीनियर एडवोकेट से चर्चा हो रही थी। एक केस में उन्होंने जब पेशेंट को छोड़ा नहीं है तो हेबियस कॉर्पस की रिट भी आप दे सकते हैं कोर्ट में और पेशेंट को रिलीज करना पड़ेगा। बहुत बार बिल इतना आ जाता है कि लोग दे नहीं पाते, लोग कहते हैं हमको 2-3 दिन चाहिए। उस केस में अगर उस पेशेंट को जबरदस्ती रोका जाए तो बिल और फिर बढ़ता है। जो आदमी पहले ही नहीं दे पा रहा है वो बिल्कुल। डॉक्टर DS राणा इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप तो सुन रहे होंगे इस पूरे डिस्कशन को, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए हैं तरुण नांगिया जी ने। ऐसा हो रहा है कई दफा कि जब मरीज के तीमारदार मरीज को लेकर के जाते हैं, एक सर्टेन अमाउंट उनसे पहले ही कहता है कि आप जमा करवा दीजिए, अस्पताल प्रशासन ये कहता है। अगर वो नहीं कर पाते उस सूरत में मरीज को भर्ती करने तक से मना कर दिया जाता है, उसकी जान पर बनाती है। कोविड के टाइम पे सर क्या इस तरह की चीजें ठीक हैं? क्या ये रूल के अंदर आता है या फिर से एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर हम कहां पर खड़े हैं? शिवराज जी, मैंने सुना नहीं क्या बात हो रही थी जी। जो आपने क्वेश्चन किया उसको मैं जवाब देता हूं कि जब भी कोई पेशेंट निजी हॉस्पिटल में दाखिल करने के लिए आ रहा है तो उसको बताना जरूरी है कि क्या खर्चा होगा। पर सीरियस पेशेंट जैसे इसके आते हैं, कोविड के आ रहे हैं, या कोई सीरियस पेशेंट वैसे भी आ जाते हैं, हार्ट अटैक के या एक्सीडेंट के आते हैं, उनको हम खर्चा जरूर बताते हैं, उनका दाखिला नहीं रोकते हैं, दाखिल जरूर करते हैं। और ऐसा नहीं होता है किसी भी हॉस्पिटल में, आई डोंट नो कि मेरे हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता है कि दाखिला नहीं करेंगे पैसे की। उनको बताना तो जरूर है कि इसमें इस कैटेगरी में इतना खर्चा की संभावना है, इसमें इतनी संभावना है, ताकि उनको पता होना चाहिए कि कैसे क्या खर्चा उनके आना चाहिए। ये तो बताना जरूरी है, तो समझोगे आप। पर हम किसी भी सीरियस पेशेंट का दाखिला नहीं रोकते हैं। और ऐसा होता है कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम बनी होती है कि बहुत से पेशेंट जो हैं जो शुरू में पैसा नहीं जमा कराते हैं और बीच में पेशेंट का सीरियस रहता है तो बीच में पैसे नहीं जमा कराते हैं और उनसे पूछते रहो, खैर हम इलाज तो नहीं रोकते हैं उनका, और कई बार डेथ हो जाती है। खैर वो इतनी बड़ी परसेंटेज होती है, पर ऑलमोस्ट 10% पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो हॉस्पिटल का पैसा देते नहीं है और बाद में उनसे नहीं रोक सकते। अच्छा, ठीक है। इस पर मैं चाहूंगी कि तरुण नांगिया जी अपना सवाल पुट करें उसके फिर से एक बार, लेकिन उससे पहले जो मेरा बेसिक सवाल था डॉक्टर राणा, मैं फिर से एक बार आपके सामने रखना चाहती हूँ। बहुत ही बुरी खबरें हमने देखी हैं पिछले कुछ दिनों में, और यूट्यूबर राहुल वोरा की मैं बार बार बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो एक जाना पहचाना चेहरा थे और उनकी मौत कोरोना से हो गई। अस्पताल के भीतर से उन्होंने वीडियो जारी किया, सोशल मीडिया पर भी लिखा कि अगर मुझे ठीक से इलाज मिल जाता तो शायद मैं बच जाता, लेकिन वो नहीं बच सके। उन्होंने ये बताया कि कैसे वो जब किसी को बुलाते हैं कि मेरी कंडीशन खराब है तो कुछ कहते हैं 1 मिनट में हम आ रहे हैं, उसके बाद किसी का कुछ अता पता नहीं होता। यानी कि बदइंतजामी है अस्पतालों में, इतने पैसे लेने के बावजूद मरीजों को ठीक तरीके से नहीं देखा गया और इस वजह से भी लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर कितनी जिम्मेदारी बनती है? अस्पताल प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा ना इस पर। हाँ, जवाब देना पड़ेगा। नेग्लिजेंस कहीं भी नहीं होनी चाहिए, पर ये कहना कि किसी भी अस्पताल में कोई भी जगह ऐसी है दुनिया में जहाँ नेग्लिजेंस बिल्कुल जीरो हो, नहीं, जीरो अचीवमेंट करने की कोशिश होनी चाहिए। नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए, किसी सीरियस पेशेंट को एडमिशन से इनकार नहीं करना चाहिए पैसे के टाइम पर बाद में जो निजी अस्पताल है उनका टाइम से टाइम रिमाइंडर देना उनका फर्ज है और पब्लिक का फर्ज बनता है कि वो भी पैसे टाइम से टाइम जमा कराते रहे। वो पैसे की बात जहाँ तक बात कर रहे हैं
जहां तक नेग्लिजेंस है वो तो कोई नेग्लिजेंस होनी चाहिए, और नेग्लिजेंस का कोई ट्रीटमेंट का इलाज से कोई इससे पैसे से कोई कोरिलेशन नहीं है। यदि पैसा जमा नहीं कराया है नहीं कराया तो ट्रीटमेंट होता रहता है। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, चूंकि निजी अस्पतालों के बारे में पहले से ही इस देश में खूब चर्चा होती रही है, किस तरीके से लूट खसोट मची होती है वहां पर, किस तरह से अंधाधुन पैसे चार्ज किए जाते हैं, कोई सीमा नहीं है। इस पर कई बार कोर्ट्स ने कहा है कि भाई हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन सरकार गाइडलाइन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2020 में ही कोविड के मामले में ये कहा था कि एक तय होना चाहिए कि हाँ ये कैप हो और उसके ऊपर अस्पताल चार्ज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अंधाधुन पैसे इलाज के लिए चार्ज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकारों ने भी इस पर उस तरीके से काम नहीं किया, गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं बने, ये भी एक बहुत बड़ी खामी है। लेकिन तरुण जी, इन सब के बीच क्या जिम्मेदारी बनती है अस्पताल प्रशासन की और क्या अधिकार मरीजों को हैं, इस पर जरा फिर से बात करें। और जो सवाल एक शुरुआती जो पैसे चार्ज करते हैं या फिर अगर शुरुआत में एक खास अमाउंट जमा नहीं कर पाए तो एडमिट करने से मना कर देते हैं, इसको लेकर जो सवाल आप पूछ रहे थे। देखिए, कुछ अस्पताल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी उनको जानते हैं, लेकिन अधिकांश अगर हम देश की एक स्थिति देखें तो मुझे एक मेजा करके सिंगर है, 1998 में उनका 7 सिस्टर्स एल्बम आया था। हाँ। उसमें का एक बहुत अच्छा फेमस गाना इट्स ऑल अबाउट द मनी। तो अगर आप ये गाना सुने तो इसमें कहता है कि पैसा ही सब डिक्टेट करता है। अगर आप पूंजी देने की एक तरह औकात रखते हैं तो सब ठीक है। बॉलीवुड में भी बने ऐसे गाने, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, हिंदी गाना तो ये होगा जी, लेकिन ये वस्तु स्थिति है, ये हमको मानना पड़ेगा। एक्चुअली इंग्लिश में लॉ में एक स्टेटमेंट कहा जाता है, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। इसका मतलब धूप में एक तरह डिसइंफेक्ट आप हो जाते हैं। अगर आप जो तकलीफ है उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शुभ्रा एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, आप ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी डॉक्टर आपको ब्रांड लिख कर देते हैं, आपको सॉल्ट नहीं बताते कितने का, आपको बोलते हैं ये ब्रांड की दवा लीजिए। वो सॉल्ट आपको 500 रुपए का भी मिलता है, 50 रुपए का भी मिलता है। डॉक्टर बोलेगा नहीं आप ये वाला लो, क्या बोलेगा वो डॉक्टर कौन सा उसके ऊपर। एक डॉक्टर ने मुझे किसी दिन बहुत अच्छे से समझाया था, बोला तरुण अस्पताल मत देखो, डॉक्टर को देख के एडमिट हो। आप 5 स्टार हॉस्पिटल के पीछे मत जाओ, आप डॉक्टर कैसा है वो देखो और फिर एडमिट होना हॉस्पिटल में। पेशेंट्स भी गलती कर जाते हैं, ब्रांड पे जाते हैं, डॉक्टर पर नहीं जाते हैं। बिल्कुल, ये एक अलग तरीके का मुद्दा है। पर गगन जी लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में इसके लिए लेकिन तरुण जी, जो आप डॉक्टर राणा से सवाल पूछ रहे थे, एक सर्टेन अमाउंट अस्पताल मांगते हैं और उसको डिनाई कर देते हैं मरीज के तीमारदार, तो मना कर दिया जाता है एडमिट करने से। अगर वो सवाल आप फिर से एक बार पुट कर सकें डॉक्टर राणा के पास, वो शायद जवाब दे पाए इसका। नाना जी, जैसे आपके तो जो अस्पताल है उनमें ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे छोटे शहरों में, दिल्ली में भी कई अस्पतालों में ये देखा गया है कि अगर आप अपफ्रंट 2-3 लाख रुपए नहीं दे पाए तो एक तरीके से आपको पता होता है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपको लगता है इससे बाहर निकलने का एक तरीके से कोई रास्ता है? तरुण जी, मैं 2 सवाल छोटे आपके जवाब दूंगा। एक पहला जवाब आपको ये दूंगा कि किसी भी अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट नहीं होता है, जो सरकारी करते हैं मैं बाद में समझाऊंगा। पर आज तक क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं कई दफा मीडिया में कह चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट या सरकारें ये क्यों नहीं आदेश देती हैं कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच से एक कॉस्टिंग की जाए हॉस्पिटल की और उनको बताया जाए कि ये चार्जेज आप इस टेस्ट कर सकते हैं चार्जेज। फिर हॉस्पिटल जब चलाने वाले यदि चला सकेंगे तो चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। तो जो वायबल नहीं है, जैसे अभी कई चीजें हैं, मैं इस पर मीडिया में नहीं बोलना चाहता हूँ कि इस वक्त संकट की घड़ी है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ गंगाराम जो है हॉस्पिटल, जहाँ ट्रस्टी चाय भी नहीं पीते हैं, कुछ भी किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्ट नहीं जाता है, वहाँ हमें 103 करोड़ रुपए लॉस हो गया कोरोना के फाइट करते करते 1 साल में। कोई सरकार पूछ रही है हमें? अभी हमें पिछले महीने 10 करोड़ का लॉस, 8 करोड़ का लॉस हुआ। इस महीने गगन कुमार जी, लीगल एस्पेक्ट क्या कहता है? सुब्रा जी सुन लीजिए, इसके लिए हम तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से पेशेंट जब लास्ट में जब डेथ हो जाती है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं होता उसमें, हमारा काम है बेस्ट ट्रीटमेंट देते रहे। हमने कई पैसे मांगे नहीं दे रहे हैं तो हम कोई नहीं बोलते हैं कि हम ट्रीटमेंट मत कर रहे हैं। तो आपका पक्ष हमने सुन लिया और हम सम्मान करते हैं, आपका पक्ष जो है वो हमने सुना। लेकिन गगन कुमार जी से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ, वक्त मेरे पास बहुत कम है। गगन कुमार जी, ये सब सुनने के बाद आखिर मरीज के पास क्या राइट्स हैं? शुभ्रा जी, मैं 2 छोटी छोटी चीजें जल्दी में बोलूंगा। एक तो ये जो समस्या ने एक्सपोज कर दिया है हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि आर्टिकल 47 के मुताबिक
ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। और यही वजह है कि जो हेल्थ केयर पे हॉस्पिटल की जमीन होती है, हॉस्पिटल को टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, क्योंकि ये असूलन सरकार की ड्यूटी है लेकिन डेलीगेट करी गई है। तो चूंकि ये डेलीगेटेड है और पब्लिक मनी से ये चीजें खड़ी हुई हैं, चाहे वो कंसेशनल लैंड प्राइस हो या टैक्स एग्जेम्पशन हो, बिल्कुल। तो ये प्राइवेट से जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, ये मेरे निजी हाँ बिल्कुल। हालांकि ये तो बहुत लंबी बहस है कि इन्हें लाभ के दायरे में रखना चाहिए कि नहीं, प्रॉफिट के दायरे में इन इंस्टीट्यूशंस को रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा मसला है और लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। महामारी के दौर में फिर से एक बार इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त मेरे पास इतना ही है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरें जारी हैं आगे इंडिया न्यूज पर।